चलिए पीजीबीपी चैप्टर स्टार्ट कर रखा है बेटा। पीजीबीपी चैप्टर में हमने चार्जिंग सेक्शन 28 पढ़ ली। इनकम की लिस्ट है कि कौन कौन सी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी टैक्सेबल होती है। अब मैं खर्चे स्टार्ट कर रहा हूं कि ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जिसकी इस हेड में अपने को डिडक्शन मिलती है, क्योंकि हेड कुछ नहीं है, इनकम में से खर्चे माइनस कर दें इज द टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। तो इनकम तो मैंने आपको पढ़ा दी कि कौन कौन सी इनकम इस हेड में आती है। उस इनकम में से क्या माइनस करने होते हैं बेटा, अपने को खर्चे माइनस करने होते हैं। खर्चे माइनस कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगी टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। पहला खर्चा ले रहा हूं बेटा डेप्रीशिएशन। ये खर्चा इतना बड़ा है कि अपने आप में 100 नंबर का पेपर बन जाए। इसमें से कम 5 लेक्चर खा जाएगा बेटा ये अकेला एक खर्चा डेप्रीशिएशन। बस आप सुनते रहना, मैं लिखवाऊंगा, क्वेरी बाद में एंटरटेन करूंगा इकट्ठा। इनकम टैक्स में डेप्रीशिएशन के 2 मेथड हैं। इनकम टैक्स में बेटा सर रिपीट, मेरी ही वॉइस इको हो रही है बेटा। यस सर, आप ही की वॉइस हो रही। अब ठीक आ रही है ना? हाँ सर, अभी ठीक है। अब ठीक है। नहीं सर, फिर से हुई। एक बार फिर से कुछ बोलो आप। सबकी को हो रही है सर। यस हाँ सर। सर। इनकम टैक्स में डेप्रीशिएशन के 2 मेथड बता रखे हैं बेटा। सेक्शन है 32, याद कर लेना ये सेक्शन। पहला मेथड है एसएलएम, दूसरा मेथड है डब्ल्यूडीवी। एसएलएम केवल एक एसएससी के लिए है, वो एसएससी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है या जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, केवल वो एसएलएम ले सकता है बेटा। बाकी पूरे इंडिया को चलना ही किससे पड़ेगा? डब्ल्यूडीवी से चलना पड़ेगा। एसएलएम की बेटा उनके पास ऑप्शन ही नहीं होती। दोबारा बोलना चाहूंगा, इनकम टैक्स में डेप्रीशिएशन के 2 मेथड, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूडीवी। एसएलएम केवल एक एसएससी के लिए है। किसके लिए है बेटा? एसएससी who is engaged in the business of generation and distribution of electricity. एसएससी who is engaged in the business of generation and distribution of electricity। एसएलएम से केवल ये चल सकता है। बाकी इसके अलावा जितने भी एसएससी बच गए उनको डब्ल्यूडीवी से ही चलना पड़ेगा। एसएलएम की ऑप्शन ही नहीं है। तो इनकम टैक्स बड़ा स्पेसिफिक है बेटा। डेप्रीशिएशन जो भी क्लेम करेगा डब्ल्यूडीवी से, मैं क्लेम कर रहा हूं, आईसीएसआई क्लेम कर रही है, आपका बेटा दिल्ली मेट्रो क्लेम कर रही है, इंडिया में जितने भी एसएससी हैं डब्ल्यूडीवी से चलना पड़ेगा। एसएलएम से केवल एक चलेगा, हु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ नंबर 1 जनरेशन, नंबर 2 जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, इनके पास भी ऑप्शन होती है। ये चाहे तो डब्ल्यूडीवी ले लें, चाहे तो एसएलएम ले लें। बाकी के पास तो ऑप्शन भी नहीं है, उसको चलना ही डब्ल्यूडीवी से पड़ेगा। इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास ऑप्शन होती है, या तो डब्ल्यूडीवी ले लें या एसएलएम ले लें। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन जब इनका नया काम होता है, फर्स्ट ईयर में बताना पड़ता है कि ये डब्ल्यूडीवी लेंगे या एसएलएम लेंगे। एक बार डब्ल्यूडीवी ले लिया, लाइफ टाइम डब्ल्यूडीवी में रहेंगे। एक बार एसएलएम ले लिया, लाइफ टाइम बेटा ये एसएलएम में रहेंगे। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी वालों को एसएलएम से ही डेप्रीशिएशन मिलेगा? आंसर इज नो। उनकी इच्छा होती है कि वो एसएलएम से लें या डब्ल्यूडीवी से लें, पर जो भी लें उनको फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में बताना पड़ता है कि डब्ल्यूडीवी से चलना पड़ेगा या एसएलएम से चलना पड़ेगा। जो ऑप्शन एक बार ले ली लाइफ टाइम के लिए बाउंड हो जाती है, फिर वो चाहकर भी बेटा उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक, तो इसमें बेटा यहां पर इसके नीचे अगर मैं लिखूं एसएलएम इज
ऑप्शनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। ऑप्शन एक्सरसाइज कब करनी होती है? ऑप्शन इज टू बी एक्सरसाइज किस साल बेटा? इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। और एक बार जो ऑप्शन ले ली, ऑप्शन वंस ऑप्ट shall not allowed to be, option once opt shall not allowed to be withdrawal, option once opt shall not allowed to be withdrawal। ठीक है, रिपीट करता हूं, एसएलएम केवल एक एसएससी, एसएससी हु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन इज टू बी, ऑप्शन है बेटा, ये चाहे तो एसएलएम से लें, ये चाहे तो डब्ल्यूडीवी से लें, पर जिससे भी लेना है पहले साल में बता दो कि ये एसएलएम चाहते हैं या डब्ल्यूडीवी चाहते हैं। और जो ऑप्शन एक बार इन्होंने ले ली, लाइफ टाइम के लिए बेटा ये उससे बाउंड हो जाएंगे, फ्यूचर में चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। और बाकी एसएससी के पास तो बेटा ऑप्शन भी नहीं है, इन्हें तो चलना ही किससे पड़ेगा? डब्ल्यूडीवी ही फॉलो करना पड़ेगा। चलना ही किससे पड़ेगा बेटा इनको? डब्ल्यूडीवी से। यहां तक कोई क्वेरी हो पहले तो उसको क्लियर कर लो। नहीं है सर। चलो आगे। यस सर। इनकी सेक्शंस है बेटा, एसएलएम की तो सेक्शन है, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई। डब्ल्यूडीवी की है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2I। तो पहले डब्ल्यूडीवी पढ़ा रहा हूं बेटा मैं आपको, एसएलएम तो सबसे आखिरी में लूंगा जब डेप्रिसिएशन खत्म करना होगा ना, क्योंकि खाली एक ही एसएससी के लिए है, वो तो जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी पूरा इंडिया बाय डिफॉल्ट किससे चलेगा बेटा? डब्ल्यूडीवी। करें स्टार्ट? यस सर। डब्ल्यूडीवी सेक्शन क्या है बेटा? सेक्शन 32 क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2I। डब्ल्यूडीवी ने असेट्स को बेटा दो कैटेगरी में बाइफरकेट किया, जिस जिस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। बस जो लिखा हुआ है केवल उन्हीं एसेट्स पे डेप्रिसिएशन है, बाकी पे मिलेगा ही नहीं। जो लिखा है केवल उन्हीं एसेट्स पे डेप्रिसिएशन है बेटा, बाकी पे नहीं मिलेगा। दो कैटेगरी में बांटा बेटा इन्होंने एसेट्स को, टेंजिबल एसेट या नॉन टेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में इन्होंने रखी बेटा 3, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। बस ये 3 टेंजिबल हैं जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है। बस ये 3 टेंजिबल हैं जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है। इसके अलावा कितने मर्जी टेंजिबल हो, इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं देगा। एग्जांपल देता हूं बेटा मैं आपको साहब, बात करें अगर हम लैंड की, टेंजिबल है पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रखा है, ज्वेलरी टेंजिबल है पर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं देगा। टी बुशेस, चाय के बागान, टाटा टी के लिए करोड़ों रुपए उसके बैलेंस शीट में बेटा टी बुशेस हैं, चाय के बागान हैं, 1 रुपया डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लाइफ स्टॉक, जानवर, सर्टेन बेटा ऐसे एसएससी हैं जिनके लिए जानवर, लाइफ स्टॉक ही उनकी क्या होती है? एसेट होती हैं। बुफेलोज, काउ जो उनको पालते हैं बेटा, उनके लिए तो वही एसेट है, पर 1 रुपया लाइफ स्टॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज केवल किसको करता है बेटा? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। ठीक है साहब। इनटेंजिबल में क्या क्या लिखा हुआ है बेटा? इनटेंजिबल में नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट,
ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, लाइसेंस or any other business or commercial right. टेंजिबल में 3 चीजें हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बस। इनटेंजिबल में नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, लाइसेंस, एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट। इनकम टैक्स इनके ऊपर क्या करता है बेटा? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है। इंटेंजिबल जब आप अकाउंट्स पढ़ेंगे उनमें डेप्रिसिएशन नहीं मिलता बेटा, कंपनी लॉ अलग चलता है, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं देता। कंपनीज एक्ट में ये अमोर्टाइज होते हैं, अगर अकाउंट्स पढ़ रखा हो वहां पर ये क्या होती है बेटा? चीजें अमोर्टाइज होती हैं। पर इनकम टैक्स की कहानी अलग चलती है। इनकम टैक्स इनके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है। एनालाइज कराता हूं इसको मैं, एनालिसिस। एनालिसिस नंबर 1, टेंजिबल में केवल कितने हैं बेटा? 3, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। लैंड, ज्वेलरी, टी बुशेज, चाय के बगान, लाइव स्टॉक, यस, ऑल आर not eligible. tangible asset, but not eligible for Depreciation. 10 करोड़ की लैंड परचेज करी, उसके ऊपर खर्चा करा, बिल्डिंग बनाई, 5 करोड़ रुपए बिल्डिंग बनाने में लगे, डेप्रिसिएशन कितने पे मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। 10 करोड़ की लैंड परचेज करी, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने में खर्चा आया 5 करोड़, पहले तो 5 डेप्रिसिएशन करोड़ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्डिंग पे मिलेगा। मिलेगा only। मिलेगा, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग होगी ना, पर बिल्डिंग वाले पोर्शन पे मिलेगा 5 करोड़ पे। ठीक है, Yes, sir. केवल बिल्डिंग वाले पोर्शन पे मिलेगा। भाई 2 चीजें होती है ना, एक तो हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, जब हम बाहर से खरीदते हैं तो केवल बिल्डिंग लिखा जाता है, जब हम लैंड खरीद के उसके ऊपर बिल्डिंग बना देते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग होता है। वो सिखाया था ना मैंने, अकाउंट्स में फर्क होता है। हाँ जी जब सर। हम बाहर से खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग लिखा जाता है, हमने लैंड खरीदी उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी तो बेटा उसको लैंड एंड बिल्डिंग बोलते हैं। तो लैंड खरीदी, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, 10 करोड़ की लैंड थी, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, 5 करोड़ का खर्चा आया, तो इस केस में आपका बेटा 10 करोड़ के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है, पर जो सरप्लस 5 करोड़ है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। Am I clear? लिख दूं सेकंड पॉइंट? Yes, sir. लैंड on which building is constructed, comma, only building portion is Eligible for. Eligible for depreciation. eligible for depreciation। तो टेंजिबल में तो बेटा बस ये 2 चीज याद रखने लायक हैं, सीधा नाम याद कर लो, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बस इन 3 चीजों पे डेप्रिसिएशन है। लैंड, ज्वेलरी, टी बुशेज, लाइव स्टॉक, ये सब टेंजिबल एसेट है, पर इनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। लैंड पे नहीं है, पर उसके ऊपर अगर बिल्डिंग बना दी तो बिल्डिंग वाले पोर्शन के ऊपर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक, सर आपने सेकंड पॉइंट में बिल्डिंग के बाद क्या लिखा है? लैंड ऑन विच बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, only building portion is eligible for depreciation। बढ़ू आगे, यस सर। Yes, sir. इनटेंजिबल पे आओ। इनटेंजिबल देख के आंसर देना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैं तो आपके सामने रख रहा हूं। गुडविल इज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन और नॉट? No. गुडविल Yes, इज sir. एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन और नॉट? Eligible, sir. किस में आ रही है? Yes, sir. Intangible.
any other business or commercial Yes, sir. right. Smiths Securities Limited from the Apex Court. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है बेटा. गुडविल इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन. और याद रखना, परचेज गुडविल सेल्फ जनरेटेड पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता बेटा. हाँ जी मैं बोल रहा हूँ मेरी गुडविल Yes, 100 sir. करोड़ की है, जानता गली का पड़ोसी भी नहीं है मुझे. परचेज गुडविल की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, पता है ना. हाँ जी सर. गुडविल का सर मतलब ये होता है, परचेज की purchase तो होती goodwill. है आइडेंटिटी. सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की किसी टाइप की कोई आइडेंटिटी नहीं है. तो नीचे थर्ड पॉइंट लिख लो. परचेज गुडविल is also eligible for depreciation as goodwill is business or कमर्शियल राइट. किसने बोला था बेटा ये? स्मिथ्स सिक्योरिटीज लिमिटेड, एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट जो बोल दे दैट बिकम द लॉ ऑफ लैंड, कानून हो जाता है ना बेटा. स्मिथ्स सिक्योरिटीज लिमिटेड फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट. सर ये बिजनेस और कमर्शियल राइट के और एग्जांपल दीजिए ना. इसके अलावा कुछ भी हो जाए बेटा. जैसे स्टॉक एक्सचेंज में हम ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है, वो भी बिजनेस और कमर्शियल राइट है. बहुत मिलेंगे, कोई भी. और सर ठीक है ना? इंटेंजिबल एसेट में फर्स्ट नो हाउ है, ये क्या होता है? ये बेटा सब आईपीआर में पढ़ोगे. मेरे से टैक्स ट्रीटमेंट पूछो. किसी चीज को कैसे बनाया जाता है वो होता है नो हाउ. फॉर्मूला टाइप होता है ये. केमिकल फॉर्मूलाज टाइप. चलो आगे. यस सर. इसमें क्वेरी पूछो अब टेंजिबल और इनटेंजिबल में. कोई क्वेरी नहीं है इसमें. चलो जी. पॉइंट नंबर 2. नेक्स्ट पॉइंट, इसको पॉइंट नंबर 1 दे देता हूं अपनी तरफ से. पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? सच असेट्स, ऐसे लिख लो, डेप्रीशिएशन shall be allowed only when asset is owned wholly or partially by assessee. अगर असेसी असेट का ओनर है तो उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा. अगर असेसी असेट का ओनर है तो उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा. असेसी है, यूज कर रहा है, पर वो उसका ओनर नहीं है, वो इनकम टैक्स में 1 रुपया डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. तो लीज के केस में जो असेट लीज पे होती हैं, डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा बेटा? लेसर को या लेसी को? मैंने आपको बिल्डिंग लीज पे दी लेस और टीनेंट उसमें अपना बिजनेस कर रहा है. मैंने आपको बिल्डिंग लीज पे दी और टीनेंट उसमें अपना बिजनेस कर रहा है. क्या टीनेंट डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है? नो सर. नो. इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन केवल किसको देता है बेटा? Owner ओनर को. ओनर को बेटा. अगर ओनर है तो डेप्रिसिएशन मिलेगा. असेट है, यूज कर रहे हैं, पर आप उसके ओनर नहीं है. यू कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन. Depreciation can be claimed under Income Tax Act only when assessee is a owner. तो लिखें इसका एनालिसिस. यस सर. पहला, डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट कैन बी क्लेम ओनली व्हेन assessee is The owner of the asset. owner. तो in case of lease property, who is eligible for depreciation? लेसर. In case of lease property, comma, lesser is
एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन बेटा ओनर को देता है। ओनर है तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, अगर आप ओनर नहीं है आपको 1 रुपया डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। पर रीड कर दीजिए कौन से वाला बेटा? फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों। Depreciation under Income Tax Act can be claimed only when assessee is owner of asset. And number 2, in case of lease property, lesser is eligible for depreciation. लीज प्रॉपर्टी के केस में लेसर को डेप्रिसिएशन मिलता है, लेसी को नहीं। ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ICDS लिमिटेड कंपनी है बेटा, कोई होगी इसकी फुल फॉर्म? सुप्रीम कोर्ट। तो लीज प्रॉपर्टी के केस में लेसर इज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, नॉट द लेसी। ऑल्दो यूज लेसी कर रहा है पर डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा बेटा? लेसर को। सर ऊपर करना एक बारी। ठीक है ना। नेक्स्ट देख के आंसर दो। असेसी ओनर तो है, बेनिफिशियल ओनर है, रजिस्टर्ड ओनर नहीं है। मतलब प्रॉपर्टी उसने खरीद ली, बिजनेस उसने शुरू कर दिया, पर रजिस्ट्री अभी उसके नाम नहीं हुई। इसको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर तो है पर रजिस्टर्ड ओनर नहीं है। कौन सी ओनरशिप देखनी है? केवल रजिस्टर्ड ओनरशिप या बेनिफिशियल ओनरशिप भी चलेगी? ओनर होना चाहिए। बेटा माइक को म्यूट रखो आप लोग। लॉ सेज ओनर होना चाहिए। ओनर में भी रजिस्टर्ड ओनर, ओनर में भी बेनिफिशियल ओनर। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख दो बेटा। assessee must be the owner, comma, ownership may be registered ownership or even may be बेनिफिशियल ओनरशिप। ओनरशिप होनी चाहिए। ओनरशिप रजिस्टर्ड भी हो सकती है, ओनरशिप बेनिफिशियल भी हो सकती है। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। मैसूर मिनरल्स लिमिटेड फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट। रिपीट करता हूं तेजी से। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ओनर को मिलता है। तो लीज एसेट के केस में बेटा लेसर को मिलेगा, लेसी को नहीं। ICDS लिमिटेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ओनरशिप होनी चाहिए। ओनरशिप में भी बेटा आपकी रजिस्टर्ड ओनरशिप और इवन इट में भी बेनिफिशियल ओनरशिप। ठीक। व्हाट अबाउट को ओनरशिप? व्हाट अबाउट को ओनरशिप? डेप्रिसिएशन मिले या ना मिले? मिलेगा सर। रिलायंस पेट्रोकेमिकल, ये सर थर्ड पॉइंट है। रिलायंस सर, ये पेट्रोकेमिकल third और point है। ONGC। बेटा थर्ड नहीं लिखा मैंने, इसी के साथ चल रहा हूं मैं। रिलायंस पेट्रोकेमिकल और ONGC इन दोनों ने मिलके एक प्लांट एंड मशीनरी ले ली। ऑयल रिग्स, ये सी से क्रूड ऑयल, कच्चा तेल एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसकी लागत ही होती है 5,000 करोड़ 10,000 करोड़। वो अकेले ना रिलायंस के बस की थी, रिलायंस पेट्रो के, ना ONGC के बस की थी। दोनों ने मिलके क्या कर ली बेटा? ये परचेज कर ली और अपने अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं बेटा? वो यूज कर रहे हैं। ओनरशिप तो है पर फ्रैक्शनल ओनरशिप है, को ओनर है। एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन और नॉट? यस होंगे सर। सर। एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन और नॉट? एलिजिबल। क्या लिखा हुआ है? पार्शली। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आप एब्सोल्यूट ओनर होंगे तभी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप फ्रैक्शनल ओनर हैं तो भी इनकम टैक्स आपको डेप्रिसिएशन देगा। अगर आप फ्रैक्शनल ओनर हैं तो भी आपको बेटा इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन देगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज जरा सुनने पे ध्यान दो, फिर लिखवाता हूं। मान लो इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%।
मेरा क्वेश्चन ये है 15% रिलायंस डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, 15% ONGC क्लेम कर सकता है, या दोनों को मिला के 15% मिलेगा? दोनों को मिला के आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? यस सर। भाई पहला तो डेप्रिसिएशन मिले या ना मिले को ओनरशिप में, आंसर इज यस। को ओनरशिप में क्या मिलेंगे बेटा? डेप्रिसिएशन अलाउड होंगे। दूसरा मिले तो क्या सेपरेटली क्लेम कर सकते हैं या इन टोटलिटी 5,000 करोड़ का 15% 750 करोड़ इतना मिलेगा? इन टोटलिटी डेप्रिसिएशन शेल बी अवेलेबल इन टोटलिटी। इन टोटलिटी मेरे एग्जांपल में बन रहा है 5,000 करोड़ इंटू 15% 750 करोड़। तो दो चीजें और सिखा दी मैंने। पहली चीज क्या सिखा दी बेटा? ओनरशिप होनी चाहिए, इट मे बी एब्सोल्यूट और इट मे बी फ्रैक्शनल को ओनरशिप। अगर को ओनरशिप है देन डेप्रिसिएशन शेल बी अलाउड इन टोटलिटी। सेपरेटली 15-15 नहीं होगा बेटा, इन टोटलिटी डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। अपने एग्जाम्पल में 5,000 करोड़ का 15% 750 करोड़। फिर जिसने जितना यूज करा था हाफ यूज करा था, 750 का हाफ कर लो। 60-40 यूज करा था, 750 का 60-40 कर लेंगे। पर ओवरऑल जो मिलेगा 5,000 इंटू 15 750 करोड़। Am I clear? यस सर। लिखें यस सर। ओनरशिप फिर इसी पे ओनरशिप वाले पॉइंट में असेसी मस्ट बी द ओनर। ओनरशिप में भी एब्सोल्यूट और इवन फ्रैक्शनल, जिसको को ओनरशिप बोलते हैं। इन केस ऑफ को ओनरशिप depreciation shall be allowed in totality। तो हम सेकंड पॉइंट का ही एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट मैंने आपको लिखवाया, डेप्रिसिएशन केवल ओनर को मिलता है। सेकंड लीज एसेट के केस में लेसर को मिलेगा ICDS लिमिटेड। थर्ड असेसी उसका बेटा ओनर होना चाहिए। ओनरशिप रजिस्टर्ड भी हो सकती है, बेनिफिशियल भी हो सकती है, मैसूर मिनरल्स लिमिटेड। फोर्थ बेटा ओनरशिप को ओनरशिप भी हो सकती है और इवन एब्सोल्यूट इवन फ्रैक्शनल भी हो सकती है। एब्सोल्यूट भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। फ्रैक्शनल का मतलब को ओनरशिप। अगर को ओनरशिप हुई तो डेप्रिसिएशन जो मिलेगा इन टोटलिटी मिलेगा। ओनरशिप वाला पॉइंट बेटा मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ। अब आपके इफ्स एंड बट्स। पहला पॉइंट टेंजिबल और इनटेंजिबल का, दूसरा असेसी मस्ट बी द ओनर। अब पूछो कोई क्वेरी हो तो। ये इन टोटलिटी वाला 100 रुपीज से समझा के दिखाइए ना। अरे ये रहा ना भाई, 5,000 करोड़ का 15% मिलेगा, टोटल 750 करोड़। ठीक है रिलायंस और ONGC दोनों को मिला के 700 करोड़ मिलेगा। ठीक है ठीक है। अलग अलग क्लेम नहीं कर सकते वो। हाँ सर ठीक है। Shall I move on? यस सर। Next point बेटा, point number 3। Such asset, which asset, वो tangible और intangible, must be used for the purpose of business और प्रोफेशन। ये एसेट आपके बिजनेस और प्रोफेशन में बेटा यूज होनी चाहिए। ये एसेट आपके बिजनेस और प्रोफेशन में यूज होनी चाहिए। एक एसेट मैंने परचेज करी
घर के लिए एसी खरीद के लाया, घर के लिए एसी खरीद के लाया, ऑफिस के लिए एसी खरीद के लाया। या ये भी तो हो सकता है पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, मोटर कार नहीं। Yes, sir. आप चलो, अगर 100% ऑफिशियल है, बिजनेस से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन पूरा क्लेम होगा। डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर 100% पर्सनल है, नहीं मिलेगा। एक चीज बता रहा हूं, किसी कोने में लिख लेना बेटा, थंब रूल है, पूरे पीजीबीपी में पर्सनल खर्चा कोई अलाउड नहीं है। जब बात ही बिजनेस प्रोफेशन की हो रही है तो खर्चे भी तो बिजनेस प्रोफेशन के होंगे। यस सर। कई जगह प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे और दुखी करेंगे बेटा, वो बार बार बोलते हैं साहब वो कि पर्सनल खर्चा है या इतना % खर्चा पर्सनल है। पर्सनल क्या कर देंगे बेटा? इग्नोर। पूरे पीजीबीपी में पर्सनल खर्चे की कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो खर्चा अलाउड ही नहीं होता। तो अगर असेट 100% पर्सनल है बेटा, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेंगे। 100% बिजनेस है, डेप्रिसिएशन मिलेंगे। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। सर जितना ऑफिशियल होगा उतने के लिए मिलेंगे डेप्रिसिएशन। प्रपोर्शनेट depreciation shall be allowed। सर फिर से एक बार सारे माइक कर लो बेटा। सेक्शन 38 सबसेक्शन 2, अगर पार्शली ऑफिशियल पर्पस में है, पार्शली पर्सनल है, प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन मिलता है एज पर सेक्शन 38 सबसेक्शन 2। तो जब सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 लूंगा उस टाइम बेटा इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो भी याद कर लेना, 100% पर्सनल है, डेप्रिसिएशन शैल नॉट अलाउड। 100% बिजनेस है, डेप्रिसिएशन मिलेंगे, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड। पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल है, प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड। पहला पॉइंट तो ये हुआ बेटा, ये वाला। सेकंड जो एम्फेसिस है, लॉ में लिखा हुआ है यूज। क्या मतलब यूज का? यूज का क्या मतलब? दो वर्ड होते हैं, एक होता है रेडी टू यूज, एक होता है पुट टू यूज। रेडी टू यूज का मतलब असेट खरीद तो ली पर अभी यूज में नहीं करी। रेडी टू यूज का मतलब असेट खरीद तो ली पर अभी यूज नहीं करी। बिल्डिंग बनके तैयार तो हो गई पर अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। मुहूर्त निकाल दिया जी होली के बाद का, जनरली होता है बेटा इंडियन सिनेरियो में, होली के बाद करते हैं, दिवाली से पहले करते हैं। बिल्डिंग बनके तो तैयार हो गई बेटा, रेडी टू यूज है पर अभी एक्चुअल में यूज नहीं करा। एक्चुअल में यूज करने को क्या बोलते हैं बेटा? पुट टू यूज। मैं आपका कंपनी लॉ बता दूं क्या बोलता है। कंपनी लॉ जो डेप्रिसिएशन देता है वो रेडी टू यूज। जैसे ही असेट रेडी टू यूज हो जाती है, कंपनी लॉ डेप्रिसिएशन देना शुरू कर देता है। इनकम टैक्स में बोलो बेटा क्या हो? निर्मला सीतारमन है बेटा। रेडी टू यूज या पुट टू यूज? पुट टू यूज। इनकम टैक्स में यूज का मतलब होता है पुट टू यूज। रेडी टू यूज के बेसिस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, ठीक है ना? यस सर। तो इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूं, अंडर इनकम टैक्स एक्ट कॉमा डेप्रिसिएशन शैल बी अवेलेबल ओनली व्हेन asset is, बोलो, पुट टू यूज। actually put to use। एग्जाम्पल देता हूं, प्रीवियस ईयर 19-20 इस साल असेट परचेज करी,
5 लाख की, पर उस साल मैं यूज नहीं कर पाया, यूज करी 20-21 में। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, ROD का मतलब बेटा रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, लेट अस से 15%। कंप्यूट डेप्रीशिएशन फॉर 19-20 एंड 20-21। असेट परचेज करी 19-20 में 5 लाख की, 19-20 में यूज नहीं कर पाया, यूज करना शुरू करा मैंने 20-21 से। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 15% है। 75,000 तो बेटा डेप्रीशिएशन बताएं, पहले 19-20 का बताओ। नहीं होगा सर। डेप्रीशिएशन फॉर 19-20 नील, वाई नील? Ready to एज एसेट इज नॉट, put in use. जब यूज ही नहीं करी तो इनकम टैक्स में कोई डेप्रीशिएशन नहीं है। Yes sir. व्हाट अबाउट 20-21? So 75,000 depreciation होगा। मिल जाएगा। पांच लाख का 15% बेटा 75,000। अगले साल डेप्रीशिएशन 5 लाख में मिलेगा या 5 लाख माइनस 75? 5 लाख लाख 25 माइनस 75। 5 लाख माइनस 75,000 4 लाख 25 पे, क्योंकि WDV है ना। Yes sir. वेरी गुड। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। तो थर्ड पॉइंट हुआ बेटा मेरी तरफ से कंप्लीट। अब आपकी क्वेरी कोई हो तो, सच एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। पहले बिजनेस प्रोफेशन ले लिया, 100% पर्सनल है, डेप्रीशिएशन नहीं, 100% ऑफिशियल है, डेप्रीशिएशन मिलेगा, पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल है, प्रपोर्शनेट डेप्रीशिएशन एज पर 38 सबसेक्शन 2 अलाउड होते हैं। नंबर 2 आपका बेटा यूज का मतलब होता है पुट टू यूज। रेडी टू यूज के बेसिस पे इनकम टैक्स डेप्रीशिएशन नहीं देता, उसका एग्जांपल करा दिया मैंने। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes sir. चलूं आगे। Yes sir. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एक लाइन इकट्ठी लिखवाता हूं, 4th पॉइंट बनेगा ना ये? Yes sir. ये बोलता है डेप्रीशिएशन shall be allowed on block of asset at prescribed percentage। अब इस लाइन को एनालाइज कराता हूं। डेप्रीशिएशन shall be allowed एक एक असेट पे नहीं मिलता, किस पे मिलता है? Asset. ब्लॉक ऑफ असेट पे। एक एक असेट पे अलग अलग डेप्रीशिएशन नहीं मिलता बेटा, ब्लॉक ऑफ असेट पे। सबसे बढ़िया चीज ये है इनकम टैक्स में, मेरे इंस्टीट्यूट में 500 चेयर लगी हुई है बेटा स्टूडेंट के लिए, एक एक चेयर पे अलग अलग नहीं, 500 की 500 चेयर इकट्ठी कर दो, एक ही बारी में डेप्रीशिएशन मिलता है एट प्रिस्क्राइब परसेंटेज। मनमर्जी की परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज इनकम टैक्स में लिखी हुई है। और खुशी की बात यह है याद करनी है, अभी लिखवाऊंगा। Oh. चलो करें इसका एनालिसिस स्टार्ट। Yes sir. बेटा डेप्रीशिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? Optional होगा सर। मेरी 5 लाख की 1 लाख लेता हूं छोटी फिगर, मेरी 1 लाख की असेट, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 20%, डेप्रीशिएशन बन रहा है 20,000, पर मैं क्लेम नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉस में हूं, बाकी खर्चे मेरे ज्यादा होंगे, मैं ऑलरेडी लॉस में हूं, मैं क्लेम नहीं करना चाहता। क्या मुझे क्लेम करना ही पड़ेगा या डेप्रीशिएशन ऑप्शनल है? मैंडेटरी है सर। Optional है सर। अगर आपने बोला ऑप्शनल तो अगले साल डेप्रीशिएशन आपको बेटा फिर 1 लाख पे मिलेगा, और अगर आपने बोला मैंडेटरी तो इस साल आपको क्लेम करना ही पड़ेगा चाहे आप लॉस में क्यों ना हो।
मैंडेटरी है सर, क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर करेंगे तो फिर अब लॉस में है, तो उस चक्कर में। ये ध्यान से सुनना बेटा, डेप्रिसिएशन शैल मैंडेटरी है बेटा, मैंडेटरी। डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज मैंडेटरी इन नेचर। एसएससी की ऑब्लिगेशन है, उसको डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। सर अगर नहीं करा तो फांसी की सजा मिल जाएगी, नहीं सर। लैप्स हो जाएगा। मतलब 1 लाख रुपए की असेट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%, कितना डेप्रिसिएशन मिल रहा है? 20,000। 20,000। क्लेम कर लो, क्लेम कर लो। सर मैं तो नहीं करूंगा, अगले साल डेप्रिसिएशन 1 लाख पे नहीं मिलेगा, अगले साल डेप्रिसिएशन कितने पे मिलेगा? फिर 180। 80,000 पे। अगले साल डेप्रिसिएशन कितने में मिलेगा बेटा? 80,000 पे। ये मान लिया जाता है कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया, तो इसलिए बोला जाता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट कॉमा डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी टू। मैंडेटरी इन नेचर। एसएससी को क्लेम करना पड़ेगा, अदरवाइज लैप्स हो जाता है। ये चाहे हिंदी में लिख लो किसी कोने में, एसएससी को क्लेम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये लैप्स हो जाता है। क्लियर? दूसरा एनालिसिस, एक एक एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं है बेटा। डेप्रिसिएशन किस पे है? ब्लॉक ऑफ एसेट पे। इनकम टैक्स में एक एक एसेट सेपरेटली डेप्रिशिएट नहीं होती, पूरा ब्लॉक डेप्रिशिएट होता है। यस सर। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अंडर इनकम टैक्स एक्ट कॉमा depreciation shall be available on ब्लॉक ऑफ एसेट। block of asset, not on सिंगल एसेट। individual asset। आपके ऑफिस में बेटा 5 एसी लगे हुए हैं, तो हर एसी पे अलग अलग डेप्रिसिएशन नहीं निकलता बेटा आपका। पांचों को इकट्ठा करो, इकट्ठा डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। चेयर लगी हुई है, इकट्ठी कर दो सारी चेयर, ऑफिस की, स्टूडेंट्स की जो भी चेयर है, सारा फर्नीचर इकट्ठा कर दो। एक ही बारी में क्या करते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। इनकम टैक्स से पागल हो जाएंगे हम तो, अगर अलग अलग डेप्रिसिएशन देंगे हम तो डेप्रिसिएशन ही कंप्यूट करते रहेंगे। आधा स्टाफ तो हमें इसी में लगाना पड़ जाएगा कि डेप्रिसिएशन ही कंप्यूट करो। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, खुद बनाए हैं, पता नहीं कहीं से चोरी करे हैं। एक एक एसेट पे ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं है। डेप्रिसिएशन जो मिलेगा पूरे ब्लॉक के ऊपर क्या मिलेगा बच्चे? डेप्रिसिएशन मिलेगा। ब्लॉक ऑफ असेट को डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लोज 11। डेफिनेशन देखो क्या बोलता है ये। ब्लॉक ऑफ असेट मीन्स ग्रुप ऑफ असेट। असेट का ग्रुप बनाओ। सर एसेट का ग्रुप बनाओ मतलब उसमें बिल्डिंग ही ले लो, प्लांट एंड मशीनरी भी ले लो, फर्नीचर भी ले लो, गुडविल भी ले लो, पाव भाजी बना दो सबकी। नहीं सर। लॉसेज नो, लॉसेज नो, पूरी बात तो सुनो। ब्लॉक ऑफ असेट मीन्स ग्रुप ऑफ असेट फॉलिंग विद इन सेम हेड क्लास ऑफ असेट। ब्लॉक जो बनेंगे वो क्लास वाइज बनते हैं। जैसे फर्नीचर की क्लास अलग है, उसका ब्लॉक अलग बनेगा। बिल्डिंग की क्लास अलग है, उसका ब्लॉक अलग बनेगा। प्लांट एंड मशीनरी की क्लास अलग है, उसके ब्लॉक अलग बनेंगे। इनटेंजिबल, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, लाइसेंस, गुडविल, ये बेटा इन सब के ब्लॉक क्या बनेंगे आपके साथ? अलग बनेंगे। मतलब पाव भाजी नहीं बनानी है, सबको इकट्ठा कर दो। ब्लॉक ऑफ असेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ असेट फॉलिंग विद इन सेम क्लास ऑफ असेट। और आगे एक चीज और है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, क्लास में भी क्या चीज चेक करनी है? इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक तो सेम क्लास होनी चाहिए,
एक तो सेम क्लास होनी चाहिए और उस क्लास का क्या होना चाहिए, डेप्रिसिएशन Same rate. होना चाहिए. डेप्रिसिएशन रेट भी सेम होना चाहिए. जैसे एग्जांपल देता हूं, मोटर कार भी प्लांट एंड मशीनरी है. आपका बेटा एसी भी प्लांट एंड मशीनरी है. आपका लैपटॉप भी प्लांट एंड मशीनरी है. अब ये क्लास तो एक ही है, प्लांट एंड मशीनरी, पर इनके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग हैं. लेटर से इसका 15% है, एज्यूम कर रहा हूं बेटा, अभी एक्चुअल रेट तो मैं लिखवाऊंगा. इसका मान लो बेटा 30% है, एज्यूम कर रहा हूं. इसका मान लो 40% है. तो क्या इन सबका एक ब्लॉक बनेगा या 3 अलग अलग ब्लॉक बनेंगे? 3 अलग अलग. 3 अलग-अलग ब्लॉक बनेंगे. 3 अलग अलग ब्लॉक बनेंगे. ग्रुप ऑफ असेट फॉलिंग विद इन सेम क्लास ऑफ असेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रिस्क्राइब. तो एक तो क्लास सेम होनी चाहिए और फिर उस क्लास में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम होना चाहिए. तो आपका बेटा ग्रुप बनेगा, ब्लॉक बनेगा, नहीं तो सेपरेट ब्लॉक बनाने पड़ेंगे. ठीक है. यस सर. तो अब मैं आपको बेटा ब्लॉक बता रहा हूं क्या क्या है और उनके सामने लो ने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखे हैं. ये आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में नहीं मिलेंगे. पहले यहां तक कोई क्वेरी हो उसको क्लियर कर लो. नहीं है सर कोई क्वेरी. No, sir. तो लिखें, हाँ जी सर. Yes. लिखो जी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट ब्लॉक वाइज. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स. ये मैं WDV के पढ़ा रहा हूँ, SLM के पढ़ा रहा हूँ, दोनों के पढ़ा रहा हूँ. WDV. WDV चल ही WDV रहा है बेटा, और अगले 4-5 लेक्चर तक WDV चलता रहेगा. SLM तो आखिरी में आता है क्योंकि वो खाली इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए है ना बस. यस. लिखें. हाँ जी सर. सबसे पहले बिल्डिंग. बिल्डिंग के 3 ब्लॉक हैं. बिल्डिंग के कितने ब्लॉक हैं? 3. रेजिडेंशियल बिल्डिंग, इसका ब्लॉक है 5% का. कमर्शियल बिल्डिंग, इसका ब्लॉक है 10% का. और अगर कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, वो पार्टीशन नहीं कर देते बेटा एल्यूमिनियम के या कुछ भी. ऑफिस नहीं बनाए, ऑफिसों में देखा हो पार्टीशन होते हैं, हाँ जी सर. वो बिल्डिंग का पार्ट माना जाता है. उसका रेट है बेटा 40%. याद कर लेना, याद कर लेना. बिल्डिंग के कितने ब्लॉक? 3. बोलो कौन कौन से? रेजिडेंशियल 5, कमर्शियल 10, टेम्परेरी स्ट्रक्चर इन बिल्डिंग 40. चलो बताओ, मेरे क्लाइंट की फैक्ट्री है, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? 10%. बिल्डिंग है 10%, कमर्शियल है ना. यस सर. मेरे क्लाइंट की शॉप है बेटा, उसकी अपनी ओनर है, वो किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा? 5%. आंसर इज 10%. शॉप भी तो कमर्शियल होती है भाई. सर किसी का माइक माइक म्यूट करो बेटा, किसी एक का. मोहम्मद माइक म्यूट कर बच्चे, तेरा माइक डिस्टर्ब कर रहा है. माइक को म्यूट रखियो आखिरी तक. रेजिडेंशियल 5, कमर्शियल 10, टेम्परेरी स्ट्रक्चर 40%. ये रेजिडेंशियल कौन सा होगा बेटा जिसमें एसएससी खुद रह रहा है? नो सर. वो तो पर्सनल हो जाएगा, और पर्सनल खर्चा तो किसी टाइप का कोई अलाउड नहीं है. तो फिर ये रेजिडेंशियल कौन सा है? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए जो स्टाफ क्वार्टर दे रखे होते हैं, या हर बड़ी कंपनी के अपने गेस्ट हाउस हैं, वो आएंगे इन रेजिडेंशियल में. इनमें वो मत समझ लेना जिसमें ओनर खुद रह रहा है, वो वाले. वो तो पर्सनल खर्चा है बेटा. पर्सनल खर्चा तो किसी टाइप का कोई अलाउड नहीं है. क्या चीज आएंगी रेजिडेंशियल में? गेस्ट हाउस. जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके अपने गेस्ट हाउस होते हैं. बड़ी बड़ी कंपनी बेटा अपने सर्वेंट को स्टाफ क्वार्टर देती है. वो चीजों की बात कर रहा है बेटा रेजिडेंशियल में. और जो रेजिडेंशियल नहीं है वो सब कमर्शियल है. रेजिडेंशियल उसका रेट है 5, कमर्शियल उसका रेट है 10. टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो भी कर रखे हैं, चाहे रेजिडेंशियल में हो चाहे कमर्शियल में हो,
उसका ब्लॉक है बेटा 40%। कितने बढ़िया चीज बना रखी है बेटा। ICICI बैंक बेटा, उसके पूरे इंडिया में 50 से ऊपर गेस्ट हाउस हैं। उसके पूरे इंडिया में बेटा 50 से ऊपर गेस्ट हाउस हैं। लॉसेज इकट्ठा कर दो, सबको इकट्ठा कर दो, एक ही बारी में सबके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन देंगे। जितने जहां जहां गेस्ट हाउस हैं बेटा एसएससी के, जहां जहां स्टाफ क्वार्टर हैं एसएससी के, ONGC ले लो, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बेटा, स्टाफ क्वार्टर 1000 से ऊपर है उनके। लॉसेज हम तो पागल हो जाएंगे एक क्वार्टर के ऊपर डेप्रिसिएशन देंगे तो। इकट्ठा कर दो सबको, और सबके ऊपर एक ही रेट से, किस रेट से, 5% के रेट से डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा। कमर्शियल बिल्डिंग अगर है, कमर्शियल है बेटा, कितनी मर्जी बिल्डिंग हो आपके, हजारों हो, इकट्ठा कर दो, 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन मिलेगा। टेम्परेरी स्ट्रक्चर के ऊपर बेटा 40%। सर अगर अपने बिल्डिंग में घर कोई पे ही- इफ्स एंड बट्स अगर अपने घर पे ही बिजनेस चलाया हो तो बेटा फिर प्रोपोर्शनेट हो जाएगा ना, जैसे नीचे दुकान ऊपर मकान। हाँ सर वही वाला। तो जो नीचे दुकान है वो तो आपका क्या हो जाएगा, पर नीचे दुकान जो है वो तो बिजनेस से रिलेटेड है, उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा। ऊपर घर में आप खुद रह रहे हैं, वो आपका पर्सनल है, तो वो तो ये वाला केस बन जाएगा ना बेटा, पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल। यस सर। सर डेप्रिसिएशन रेट ज्यादा होता है तो फेवर में या कम होता है तो फेवर में? डेप्रिसिएशन रेट ज्यादा हो तो फेवर में है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चा जितना ज्यादा होगा इनकम उतनी कम होगी, इनकम कम होगी तो टैक्स कम देना पड़ेगा। ओके सर। बिल्डिंग के 3 ब्लॉक में कोई दिक्कत? टेम्परेरी स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल बताना। दोबारा बोलो बेटा, दोबारा बोल बच्चे, क्या क्वेरी थी? सर ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल। अरे जो बिल्डिंग के अंदर टेम्परेरी स्ट्रक्चर नहीं लगे होते, डिटैचेबल स्ट्रक्चर जो होते हैं जिनको उखाड़ लेते हैं। ऑफिस में जब जाओगे, ऑफिस देखा है, सारे ऑफिस दीवारों के थोड़ी ना बने होते हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर होते हैं वो डिटैचेबल। ठीक है, चलो। इसके बाद सेकंड ब्लॉक बनता है फर्नीचर्स एंड फिटिंग का। ये मन से धन्यवाद है, इसका एक ही ब्लॉक है। कितना मर्जी फर्नीचर हो, एक ही ब्लॉक। मेरे ऑफिस के डाइस हैं, पोडियम हैं, चेयर हैं, आपके बेटा ये टेबल्स हैं, लॉसेस सबको इकट्ठा कर, और एक ही ब्लॉक बनेगा 10% का। फर्नीचर का एक ही ब्लॉक है, कितना परसेंट बेटा? 10%। सुनने पे ध्यान दो। कमर्शियल बिल्डिंग का रेट कितना है? 10%। फर्नीचर का 10%। क्या इनका एक ही ब्लॉक बन सकता है? यस सर। हाँ सर। आंसर इज नो सर। क्लास अलग है, नालायक हो। हाँ सर सॉरी। क्लास अलग है। क्लास अलग है, एक ब्लॉक नहीं बन सकता, अलग अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ब्लॉक का मतलब पाव भाजी नहीं है सब कुछ इकट्ठा कर दो। ब्लॉक का मतलब बेटा क्लास वाइज ब्लॉक बनते हैं जिनके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम होते हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बेटा, कितने हो गए? 2। बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग। इसके बाद आ जाओ इंटेंजिबल। क्या क्या आएगा इंटेंजिबल में? नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क। नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, लाइसेंस और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट। इन सबको इकट्ठा कर दो, एक ब्लॉक बनेगा, उसका रेट है 25%। ये आपको ना परेशान करेगा बेटा। प्रोडक्शन डबल शिफ्ट में चल रहा है, प्रोडक्शन ट्रिपल शिफ्ट में चल रहा है, तो इनकम टैक्स के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या कम ज्यादा होंगे? नहीं सर। भाई इनकम नहीं टैक्स सर, में सही जो तो लिखा है ना, ये 5, 10, 40, 10, 25 जो आपके सामने है, ये रहेंगे। चाहे आप सिंगल शिफ्ट में काम करो, चाहे डबल शिफ्ट में, चाहे ट्रिपल शिफ्ट में। कंपनी लॉ में तो आगे पीछे होते हैं ये। कंपनी लॉ में तो रेट आगे पीछे होते हैं, सिंगल शिफ्ट के अलग होते हैं, डबल शिफ्ट के अलग, ट्रिपल शिफ्ट के अलग। इनकम टैक्स एज हमारी कहानी नहीं है, कंपनी लॉ अलग है ऑल टुगेदर। इनकम टैक्स की कहानी अलग चल रही होती है। वो कहते हैं जो रेट है ये फिक्स है, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। Am I clear? यस सर। कौन सा बच गया? प्लांट एंड मशीनरी। हे प्रभु, प्लांट एंड मशीनरी बच गई बेटा। ये समस्या होगा, पिटारा है, सबसे ज्यादा ब्लॉक हैं इसके। इसके 10-15 ब्लॉक बन जाते हैं। धीरे धीरे चलेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, सबसे पहला
रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस, वो नहीं होती विंड मिल, पवन चक्की, Yes, sir. Yes, sir. रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस 40% का ब्लॉक है। रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस 40% का ब्लॉक है। एरोप्लेन, एविएशन कंपनी के लिए तो यही एसेट है बेटा, हाँ जी सर। इसका भी 40% है। ये पहले अलग अलग थे, लास्ट टू लास्ट ईयर सिमिट्री करी है, मन से धन्यवाद कर दो। सर नहीं, किसी का 60 था, किसी का 80 था, किसी का 100 था। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ये भी 40 है। शिप, पानी के जहाज, पहले 40 वाले लिख दूं सारे, याद करने में आसानी रहेगी आपको। लिख दो सर। बुक्स, प्रोफेशनल के लिए तो बुक यूज की प्लांट एंड मशीनरी है भाई, बिल्कुल सर। ठीक है ना। प्रोफेशनल के लिए तो बुक्स यूज के प्लांट एंड मशीनरी है। थोड़ा बुक्स के रिगार्डिंग बड़ा सोचना। फिल्मों में वो ऑफिस नहीं देखते एडवोकेट के, बुक्स लगी होती हैं सेल्फ के अंदर, यस सर। यस हाँ वो वाले, इसका रेट भी 40 है। बुक्स ओन्ड बाय लाइब्रेरी, उसका रेट भी 40 है। तो अलग अलग क्यों लिया सर? कंप्यूटर, कंप्यूटर में ये लैपटॉप भी आ जाते हैं, इसका रेट भी 40 है। ये पहले अलग अलग थे, लास्ट टू लास्ट ईयर सिमिट्री बन गई, इनमें बच गए बेटा, याद करने में आसानी हो गई है। नेक्स्ट बेटा, सर इनको एक ब्लॉक में लेंगे ना? अब इकट्ठा कर दो। यस, ऑयल वेल, तेल के कुएं 15%, मोटर कार 15%, मोटर कार रनिंग देम ऑन हायर, जिनका बिजनेस ही मोटर कार चलाना है, ओला उबर, यस सर। 15 से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? 15 ही होना चाहिए। उनकी कार ज्यादा चलती है, नालायक है। 30, उनकी कार ज्यादा चलती है, ठीक है। यस सर। इसके अलावा जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी बच गई, शिप, जो नॉट कवर्ड अबव, शिप, अच्छा शिप नहीं लिया मैंने, नहीं सर, रह गया। शिप रह गया, शिप रह गया, शिप 20%। अब इसके अलावा बाकी जितने भी प्लांट एंड मशीनरी बच गई जो ऊपर नहीं आ रही, उसका रेट 15% होगा। ये आपने क्या लिखा है आर से? रेजिडरी, चलो देख के आंसर दो, देख के, जल्दी नहीं है कोई भी। एसी 15%। ऊपर कहीं नहीं कवर हो रहा ना, जल्दी जल्दी बोलो बेटा। हाँ सर, नहीं हो रहा। एसी कहीं कवर नहीं हो रहा बेटा, 15%। ऑफिस में रेफ्रिजरेटर लगा रखा है, 15%। कहीं कवर नहीं हो रहा, 15%। मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है सोनी का, 1.25 लाख रुपए का कैमरा, डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा मैं। 15%। कहीं कवर नहीं हो रहा बेटा, कितना परसेंट आएगा साहब? 15% आएगा। जो नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी जो प्रोडक्शन में लगी रहती है, ओरिजिनल तो वही दिमाग में हमारी इमेज रहती है कि वही प्लांट एंड मशीनरी है, वो सारी बेटा प्लांट एंड मशीनरी। क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 15%। जिसका कोई नहीं बेटा, वो बाय डिफॉल्ट कितने परसेंट पे आता है बच्चे? 15% पे आता है। तो एग्जाम में अगर वो किसी एसेट का नाम स्पेसिफिक ले रहा है तो आप स्पेसिफिक हो जाना, वो रेट है। अगर वो कुछ ना बोले
खाली प्लांट एंड मशीनरी बोले तो बाय डिफॉल्ट रेट क्या लगेगा बेटा? 15%। 15% का रेट लगेगा। तो ये रेट याद करने पड़ेंगे आपको। बिल्डिंग के कितने ब्लॉक हो गए? 3। बिल्डिंग के कितने ब्लॉक? 3। रेजिडेंशियल 5, कमर्शियल 10, टेम्परेरी स्ट्रक्चर 40। फर्नीचर का 1 10%, इनटेंजिबल का 1 25%। सबसे ज्यादा है बेटा प्लांट एंड मशीनरी के। प्लांट एंड मशीनरी आप याद करने पड़ेंगे बेटा। ये इन सब के तो हैं 40 वाले अलग याद कर लो। मोटर कार 15, ऑयल वेल 15, मोटर कार रनिंग दैम ऑन हायर 30, शिप 20, और जिसका कोई नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन, वो भी तो प्लांट एंड मशीनरी है। यस सर। इनमें कहीं नहीं आ रही बेटा, उसका रेट भी 15% हो जाएगा। यस। और कौन सी MRI मशीन वो जिसमें आदमी को अंदर डाल देते हैं, हाँ जी सर। जितनी भी मशीनें हैं बेटा, जो भी नजर आए आपकी साहब, इन सब का रेट आपका 15%। दिल्ली मेट्रो DMRC के लिए तो, दिल्ली मेट्रो बेटा, उसके लिए मेट्रो ट्रेन ही क्या है उसकी साहब, असेट है, प्लांट एंड मशीनरी है ना। यस सर। रेट Yes, sir. 15%, जो कहीं नहीं, सब बाय डिफॉल्ट 15% में आएंगे। सर इंटेंजिबल में क्या आते हैं? एक एक करके बोलो। इंटेंजिबल में क्या आते हैं, एक बार दोबारा बताना। रेट इंटेंजिबल में क्या आते हैं यार? ये क्या क्वेश्चन चल रहा है? इंटेंजिबल की क्या रेट थे? डेप्रिसिएशन 25। ठीक है। सर ऑयल वेल और मोटर कार का सेम ही है ना, रेजिडरी जैसे, तो इनको क्लब कर सकते हैं हम। बेटा प्रैक्टिकल हम तो अपने क्लाइंट के अलग अलग दिखाते हैं। ये क्यों आपस में क्लास ही देखा जाए तो क्या लेना देना, तेल हाँ के जी। कुएं का कार से अलग अलग बनाओ। एक Yes, अरबों sir. खरबों और रुपए की एसेट है, एक चिल्लड़ सी 20 लाख रुपए की है। करना Yes. चाहो थियोरेटिकल इकट्ठा कर सकते हैं, पर हम तो प्रैक्टिकल इन सबके ऐसे ही बना देते हैं। ओके सर। एंड सर बुक्स ओन्ड बाय लाइब्रेरी और बुक्स में क्या डिफरेंस होगा? जो हमारी बुक्स हैं वो हमारी नॉर्मल बुक्स, और जिसका काम ही लाइब्रेरी है। तो सर ये 8 में क्यों नहीं किए, क्योंकि ये तो सेम ये सर क्लास के हैं। 40% है। हाँ पहले सर। अलग थे मेरे बच्चे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग थे, तो हेडिंग अभी वही चलती आ रही है, वो अलग बात है। अब रेट में सिमिट्री हो गई। ओके सर। हाँ, वो रेट और में सर, अगर सिमिट्री हो गई। अब जैसे- आपको लग रहा है कि अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, पर समस्या 1961 के लो हैं, पहले अलग अलग लिखे होते थे। वो तो सिमिट्री लास्ट टू लास्ट ईयर हो गई अब। यस सर। आप सर, अगर इकट्ठा लिखना कंपनी चाहो कोई इकट्ठा लिख प्राइवेट दो, बात तो वही है, 40 है। यस सर। हाँ सर ठीक है अगर जी? कंपनी कोई प्राइवेट बुक्स की इतनी ज्यादा परसेंटेज क्यों है? बुक्स के लिए इतनी ज्यादा परसेंटेज क्यों है? सबसे बढ़िया मेरा ही एग्जांपल बैठेगा। टैक्स की बुक की लाइफ ही 6 महीने होती है, उसके बाद यूजलेस। मैं तो कह रहा हूँ 40 भी कम है। 100% था पहले, वो ठीक था कि एक ही बारी में डेप्रिसिएशन क्लेम करके खत्म करो। सर्टेन बुक्स तो ऐसी होती है जिनकी लाइफ ही कुछ नहीं है, यूज एंड थ्रो है। टैक्स सबसे बढ़िया एग्जांपल जो मैं पढ़ा रहा हूँ। कई बुक्स तो ऐसी हैं जो बार बार यूज भी हो जाए, कॉस्टिंग FM वो तो बार बार यूज हो जाए बेटा, पर सर्टेन बुक्स ऐसी हैं जो यूज एंड थ्रो है। 1 साल से ऊपर लाइफ हो ही नहीं सकती। जैसे टैक्स की बुक है, फाइनेंस एक्ट ही चेंज हो जाता है। हाँ सर। तो पहले ठीक था, बल्कि 100% था। नलायकों ने घटा दिया, 40% कर दिया दुष्टों ने। Yes, sir. रेट घटना एसएससी के अगेंस्ट है ये। यस सर। सर अगर उसे घटा के कंपनी 40 कर दिया। कंपनी कोई प्राइवेट जेट वगैरह ओन कर रही है, उसका बिजनेस नहीं है, वो एविएशन में डील नहीं करती है, तो वो प्राइवेट जेट वगैरह सब एरोप्लेन के हेड बोलो में बेटा, आएगा। रिलायंस कंपनी के पास अपने जेट हैं, रिलायंस के पास अपने एरोप्लेन हैं, 40 में आएगा बेटा। ओके सर। हर बड़ी कंपनी के पास है अपने डायरेक्टर्स के लिए। यस सर। चलें आगे। यस सर। यस सर। तो यहां तक एक बार इकट्ठा कर दें अगर हम WDV को। पहला पॉइंट मैंने लिया बेटा, डेप्रिसिएशन टेंजिबल और इनटेंजिबल 2 टाइप से मिलेगा। टेंजिबल में 3 है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। इनटेंजिबल में नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, लाइसेंस और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट इंक्लूडिंग परचेज गुडविल एज पर स्मिथ सिक्योरिटी लिमिटेड। नेक्स्ट मैंने लिया बेटा, असेसी ओनर होना चाहिए असेट का, तभी डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर ओनर नहीं है, नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड। नेक्स्ट बेटा, ओनरशिप होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड भी हो सकती है, वो आपकी बेटा बेनिफिशियल भी हो सकती है, मैसूर मिनरल लिमिटेड। नेक्स्ट, ओनरशिप लीज एसेट के केस में ओनर लेसर होता है, अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन लेसर को ही मिलेगा, ICDS लिमिटेड फ्रॉम द एपेक्स कोर्ट।
100% ओनर है तो भी डेप्रिसिएशन मिलेगा, फ्रैक्शनल ओनर है तो भी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। पर डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा, नेक्स्ट पॉइंट, जब असेट को आप यूज करेंगे इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। 100% पर्सनल है, नो डेप्रिसिएशन। 100% ऑफिशियल है, डेप्रिसिएशन मिलेगा। पार्शली ऑफिशियल, पार्शली पर्सनल है, डेप्रिसिएशन आपको बेटा प्रोपोर्शनेट अलाउड होंगे। और यूज का मतलब होता है बेटा आपका एक्चुअल पुट टू यूज। रेडी टू यूज के बेसिस पे इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन नहीं देता। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिया बेटा, डेप्रिसिएशन क्लेम करना इनकम टैक्स में मैंडेटरी है, आपको क्लेम करना पड़ेगा, नहीं डेप्रिसिएशन लैप्स हो जाता है। और क्लेम जो करेंगे एक एक एसेट पे नहीं करेंगे, ब्लॉक ऑफ असेट। ब्लॉक ऑफ असेट को डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज 11। Block of asset means group of asset falling within same class of asset in respect of which same rate of depreciation is prescribed. ब्लॉक बना रखे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का बेटा 5, कमर्शियल का 10, टेम्परेरी स्ट्रक्चर का 40, फर्नीचर का 1, और इसके बाद आपका बेटा इंटेंजिबल का 1 25%, फर्नीचर का 10% है। प्लांट एंड मशीनरी के मल्टीपल है, याद कर लेना, उसमें रेजिडरी वाला जरूर रट लेना। रेजिडरी का रेट कितना परसेंट है बेटा? 15%, क्योंकि जनरली क्वेश्चन रेजिडरी के आते हैं, वो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता तो बाय डिफॉल्ट रेट क्या हो जाता है बेटा? 15%। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो अब मैं आपको करा रहा हूं बेटा कि कैसे ब्लॉक बनाते हैं, जो सीखना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और कैसे डेप्रिसिएशन क्लेम होता है, हाउ टू फॉर्म द ब्लॉक एंड हाउ टू क्लेम द डेप्रिसिएशन। करूं स्टार्ट? यस सर। लिखो, हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट फॉर्म में लिख लो इसको, कॉन्सेप्ट नंबर 1। हाउ टू form the block and how to claim depreciation। भाई गजब है, सिंप्लीफाइड लॉ कर दिया एकदम। लॉ सेज ओपनिंग WDV लॉ पूरे ब्लॉक की, और ओपनिंग कुछ नहीं होगी, पिछले साल की क्लोजिंग होगी, पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग। यस सर। हाँ करें, पिछले Yes. साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग। ओपनिंग WDV लो, कभी बोलेगा ब्लॉक में 4 एसेट हैं, कभी बोलेगा 5 एसेट हैं, कोई भी जो हो वो ऐसे लिख देंगे हम। ABCD का मतलब ये एसेट्स हैं, ठीक है बेटा? हाँ जी सर। इसमें ऐड कर दो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। ऐड कर दें एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, जो भी एसेट ड्यूरिंग द ईयर आई है उसको ऐड करो। वो एडिशन लिखा है बेटा, एडिशन परचेज के कारण भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है। यस सर। परचेज के कारण भी हो सकता है, परचेज करी हो, या अदरवाइज भी हो सकता है। तो एडिशन में बी ऑन अकाउंट ऑफ परचेज, हो सकता है आपने खरीदी हो सकता है आपको गिफ्ट मिली हो सकता है गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हो, कुछ भी हो सकता है। एडिशन लिखा है, फिर दिक्कत ये पड़ेगा अगर परचेज करी है तो परचेज प्राइस ऐड कर दोगे, गिफ्ट में मिली है तो क्या लें, गवर्नमेंट ने सब्सिडी के तौर पे दी है तो क्या लें, चेक करेंगे, वो चेक करेंगे ना बेटा, वो दिक्कत है, बता रहा हूं क्या क्या आएगा। लेस करो, ये है बड़ा खतरनाक, लेस करो मनी रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ asset sold oblique damage, money received in respect of asset sold oblique damage, money received in respect of asset sold oblique damage, money received in respect of asset sold oblique damage। जो असेट आपने ड्यूरिंग द ईयर बेची या डैमेज हुई, उससे आपको जो पैसा मिला, जो असेट आपने बेची या डैमेज हुई उसकी एवरेज में जो आपको
पैसा मिला वो माइनस कर दो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी क्लोजिंग WDV फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इंपॉर्टेंट नोट, इससे पहले मैं लिखूं, फॉर्मेट एक बार तेजी से देख लो। ओपनिंग WDV लें, पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की बेटा ओपनिंग होगी। ऐड कर दें बेटा एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। एडिशन लिखा है बेटा, एडिशन परचेज के कारण भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है। फिर वो झगड़े पड़ेंगे जी कॉस्ट क्या लें, देखेंगे बेटा। ऐड करो, लेस करते हैं मनी रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड ऑब्लिक डैमेज। हाईलाइटर है तो इस वर्ड को हाईलाइट करो, मनी रिसीव को। किस चीज के रिगार्डिंग मनी रिसीव देख रहे हैं बेटा? ड्यूरिंग द ईयर जो भी असेट बेची उनसे जो पैसा मिला, या कोई असेट डैमेज हुई उनके बदले कोई पैसा मिला। कबाड़ में बेचती बेटा, उनके बदले कोई पैसा मिला, वो माइनस कर दो। बैलेंसिंग फिगर आपकी निकल के आएगी क्लोजिंग WDV फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। लिखा? यस सर। पहला इंपॉर्टेंट नोट लिखो, क्लोजिंग WDV कैन नॉट बी नेगेटिव। सामने स्क्रीन पे ध्यान दो, फिर लिखवाता हूं। सामने स्क्रीन पे ध्यान दो। ओपनिंग WDV 1 लाख, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 50,000, ब्लॉक कितने का हो गया? 1.5 लाख का। यस सर। मनी रिसीव मान लो बेटा आपकी कुछ एसेट बिकी और मनी रिसीव हो गई 1,60,000। एक एक्सट्रीम केस ले रहा हूं मैं, मनी रिसीव 1,60,000, तो WDV कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या हो जाएगा बेटा? नील हो सकती है। क्लोजिंग WDV कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो लिख दूं? यस सर। क्लोजिंग WDV कैन नॉट बी नेगेटिव। जैसे सैलरी इनकम नेगेटिव नहीं होती थी ना बेटा, ऐसे क्लोजिंग WDV लो ने मना कर दिया, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। आगे ध्यान से सुनो, पता नहीं क्यों बच्चे फंसते हैं, क्योंकि वो वर्ड पे एम्फेसिस नहीं लेते। ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ फर्नीचर बेचा, 1 लाख उसकी कॉस्ट थी। ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ फर्नीचर बेच दिया, कोरोना में था बेटा, पुराना भी हो गया था, कुछ फर्नीचर मैंने बेच दिया, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख थी, 80,000 में बेचा, कितना माइनस करूं? 80,000। 1 लाख का फर्नीचर 80 में बेचा, कितना माइनस करूं? 80,000। 80,000। 1 लाख का फर्नीचर 1,25,000 का बेचा, 1,25,000। बुक वैल्यू में जो रिकॉर्ड होगा वही लिखेंगे सर। मुझे ये बताओ बस जो मैं पूछ रहा हूँ। 1,25,000। 1 लाख का फर्नीचर 80 में बिका, 80। 1 लाख का फर्नीचर 1,25 में बिका, 1,25। याद रखना 1,25। लॉ में क्रिस्टल क्लियर है, मनी रिसीव। तो इंग्लिश में क्या लिखूं? मनी रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड ऑब्लिक डैमेज शैल बी रिड्यूस फ्रॉम वैल्यू ऑफ ब्लॉक। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट सोल्ड और डैमेज शैल हैव नो रेलेवेंस। एक्चुअल में वो कितने की थी उससे कोई लेना देना नहीं। लॉसेस मनी बता कितनी रिसीव हुई है? सर 1 लाख की एसेट केवल 20,000 में बिकी है, 20 माइनस कर। 1 लाख की एसेट 40,000 में बिकी है, 40 माइनस कर। 1 लाख की एसेट 90,000 में बिकी है, 90 माइनस कर। 1 लाख की एसेट 1,20,000 में बिकी है, 20 माइनस कर। मनी रिसीव माइनस करना है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट शैल हैव नो रेलेवेंस। लिख दूं? यस सर। मनी रिसीव in respect of asset Sold. oblique Damage. shall be reduced from WD. value of block. Actual cost, पेन का कलर ही चेंज करता हूं। Actual cost of asset sold oblique damage। बोलो बेटा, भूल गया मैं। Shall be. have no relevance। shall have no relevance। ठीक है? Yes sir.
मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं पूछना चाह रहा हूं उसके ऊपर एम्फेसिस लेना, कुछ लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा। मान लेते हैं एक डम्मी फिगर ले रहा हूं, ओपनिंग WDV थी 5 लाख, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर था 3 लाख। एक डम्मी फिगर, सुनने पे ध्यान दे रहे हो, लिख नहीं रहे आप। एक एसेट जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 1 लाख थी, मैंने 1,20,000 में बेच दी। एक एसेट जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 1 लाख थी, मैंने 1,20 में बेच दी, माइनस कितना करूं? 1,20। 1,20,000। आप लिख नहीं रहे बेटा, बस सुनने पे ध्यान दे रहे हैं। बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग WDV आ जाएगी, जो भी आएगी, 86। यस सर, ठीक है ना? यस सर। यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है, 1 लाख वाली एसेट 1,20 की बिकी, क्या कैपिटल गेन लगेगा? नो सर, इसलिए मैंने पहले कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ाया। PGBP है ना? मैं पूछ रहा हूँ, एसेट भी तो बिकी है, हर एसेट कैपिटल एसेट होती है। स्टॉक इन ट्रेड को छोड़ के, अर्बन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ के, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को छोड़ के पढ़ाया था। नहीं लगेगा सर। 1 लाख वाली एसेट 1,20 की बिक गई, क्या 20,000 का कैपिटल गेन लगे? लगेगा। नहीं कैपिटल लगेगा गेन पूछ रहा हूँ, डेप्रिसिएशन के लिए तो निकल गई वैल्यू, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक फॉर्मेट है। एड एडिशन लेस मनी रिसीव, एड एडिशन लेस मनी रिसीव, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेट है। क्या कैपिटल गेन या लॉस के प्रोविजन निकले? अगर ये 80 की बिकी होती तो आप -80 करते? यस सर। यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ 80 को 20,000 का लॉस हो गया एसेट बेचने पे? यस यस और लगेगा भी सर कैपिटल। ध्यान से सुनना, कैपिटल गेन। once asset entered into block, it loses its identity. एक बार एसेट अगर ब्लॉक में एंटर कर गई तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती है। सर क्या मतलब? जो भी कैपिटल गेन या लॉस निकलेगा वो पूरे ब्लॉक पे निकलेगा, एक एक एसेट पे नहीं। बहुत सुंदर लो ड्राफ्ट कर रखा है बेटा ये। वंस एसेट एंटर्ड इनटू ब्लॉक इट्स लूजेस इट्स आइडेंटिटी। एक बार एसेट, अब लिखो आप, once asset entered into block, comma, it loses his its identity. क्या मतलब है? मीनिंग देयर बाय, क्या मतलब इसका? कैपिटल गेन या लॉस जो भी निकलेगा पूरे ब्लॉक पे निकलेगा। गुड। कैपिटल गेन और लॉस शैल बी कंप्यूटेड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट, entire block, not on इंडिविजुअल एसेट। individual asset। इस लाइन को तो बेटा जितना जल्दी आप याद कर लोगे ना उतनी जबरदस्त कमांड हो जाएगी इस चैप्टर पे, डेप्रिसिएशन पे। एक बार रिपीट कर दो। एक बार एसेट ब्लॉक में गई उसकी आइडेंटिटी ही खत्म होती है। वंस एसेट एंटर्ड इनटू ब्लॉक इट्स लूजेस हिज आइडेंटिटी, मीनिंग देयर बाय जो भी कैपिटल गेन या लॉस निकलेगा वो एंटायर ब्लॉक के ऊपर निकलता है, इंडिविजुअल एसेट के ऊपर नहीं निकलता। शैल बी के Clear? बाद क्या लिखा है सर? हाँ जी, शैल बी के बाद शैल बी कंप्यूटेड ऑन एंटायर ब्लॉक। सर पर हमने ऊपर जो आपने फिगर्स ली थी वो तो हमने मतलब पूरा मनी रिसीव कर लिया था ना, हमने किसी पर्टिकुलर बारे में तो बात नहीं की थी। क्या कह रही है बेटा? सर हमने ऊपर जो एग्जांपल आराम दिया से आपने। चल। मैंने ये 5 लिया था, यस सर, आई थिंक 3 लिया था, यस और सर। फिर मैं कह रहा हूँ एक एसेट, कोई एक एसेट रही होगी, ओके एक ऐसे, ठीक है सर। एसेट ए, उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी मान लो 1 लाख, वो मैंने बेच दी 1,20,000 की, यस सर, तो माइनस होगा 1,20। यस सर, 680 की क्लोजिंग WDV आ गई और Yes. 20,000 रुपए का
कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। यस सर, समझ आ गया। ये सिखा रहा हूँ बेटा मैं, इसमें क्या इशू है बताओ। नहीं सर, इशू नहीं है, आपने बोला एसेट ए, वो मैंने पहले नहीं सुना था। जो भी कैपिटल गेन निकलेगा पूरे ब्लॉक के ऊपर। सर क्या Yes, मतलब ब्लॉक के ऊपर, वो भी यहीं समझा देता हूँ, एक बार सामने ध्यान देना। वो भी मैं यहीं समझा देता हूँ, सामने ध्यान देना। अगर ये 1/20 की जगह 12 लाख में बिकी होती, एक हाइपोथेटिकल फिगर है, 1 लाख वाली एसेट कितने में बिकी बेटा? 12 लाख। 12 लाख रुपए में, तो क्लोजिंग WDV क्या हो जाएगी? लॉस नील। लॉस नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, पहला पॉइंट यही था। नील यस सर। क्लोजिंग WDV नील। और जो ये सरप्लस है 4 लाख, ब्लॉक कितने का है? 8 का। बिग कितने का गया? 12 लाख। 12 का। अब ये जो सरप्लस 4 लाख है ना, ये कैपिटल गेन है। आया समझ? हाँ जी सर। आ गया। तो कैपिटल गेन लगेगा, एक एक एसेट पे नहीं है, पूरे ब्लॉक पे है। और सर ये मनी रिसीव डैमेज में कौन सा मनी रिसीव होगा? इसमें डैमेज में मनी रिसीव नहीं होता, इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, ठीक है कबाड़ में सर। बेच दी। मम्मी से पूछना, मम्मी बेटर बताएंगे। हम तो रद्दी भी बेच देते हैं बेटा। यस सर। हटाऊं? यस सर। अगला कॉन्सेप्ट देखो, इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूं, पहले जरा इसको हटा दूं। हाँ चलो जी, कहाँ गया मेरा पेन? ये रहा। इनकम टैक्स में, इसको भी बेटा याद कर लो, ये भी लाइफ टाइम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जो मैं लाइन बोल रहा हूं। इनकम टैक्स में डेप्रीशिएशन डे टू डे बेसिस पे कंप्यूट नहीं होता, डेप्रीशिएशन ईयर एंड पे मिलते हैं, वो भी जब असेट आपके पास इन पोसेशन होती है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट, depreciation shall not accrue or arise on day to day basis. It shall accrue or arise at the end of year, that too when asset is in possession. क्या मतलब? आपका अकाउंट्स आपको ये सिखाता है, 1 अप्रैल को असेट परचेज करी, 6 महीने यूज करा, 30 सितंबर को बेच दी, तो अकाउंट आपको सिखाता है 6 महीने का प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन निकालो। याद है? यस सर। अकाउंट्स आपको सिखाता है 6 महीने का प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन निकालो। अकाउंट्स में 6 महीने प्रोपोर्शनेट होगा, इनकम टैक्स में चपेट पड़ेगी, 1 रुपए का डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स से हम सोए हुए हैं, हमारी नींद कब खुलती है? जब 31 मार्च को। हमारी नींद कब खुलती है? 31 ऑफ मार्च को। अब आओ हमारे पास, असेट लेके आओ, कौन कौन से असेट आपके पास पोसेशन में है, तो हम डेप्रिसिएशन देंगे, अदरवाइज डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। टेक अनदर एग्जांपल, 1 अप्रैल को खरीदी, 9 महीने यूज करी, 31 दिसंबर को बेच दी। अकाउंट्स में तो आप डेप्रिसिएशन निकालोगे प्रोपोर्शनेट, इनकम टैक्स में कोई प्रोपोर्शनेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। स्यापा ही खत्म कर दिया, लोन है, हम सोए हुए हैं, हमारी नींद 31 मार्च को खुलती है। तो इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन डे टू डे बेसिस पे नहीं है। कब मिलता है डेप्रिसिएशन? एट द एंड ऑफ ईयर। और वो भी कब? जब असेट आपकी पोसेशन होगी। क्रक्स ऑफ द मैटर, ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट बेच दी तो नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन, चपेट पड़ेगी, नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड। ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट बेच दी, कोई प्रोपोर्शनेट का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कितने बढ़िया कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, हम तो पागल हो जाएंगे। 500 चेयर में से आपने 50 चेयर बेच दी, कोई जनवरी 5 को, कोई 10 को, कोई 25 को, कोई 20 को। अकाउंट सिखाता है अलग अलग कंप्यूट करो, इनकम टैक्स से इतना टाइम नहीं है, पूरा इंडिया संभालना है। वैसे इंडिया में यहाँ चोरी करने वाले एक्सपर्ट बैठे हुए हैं बेटा, पूरा इंडिया संभालना है, हम सोए हुए हैं। हमारी नींद कब खुलती है? एट द एंड ऑफ ईयर। ईयर एंड पे असेट पोसेशन पे है तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, असेट पोसेशन में नहीं है, 1 रुपया डेप्रिसिएशन आपको अलाउड नहीं होगा। इसको इंग्लिश में लिखवाता हूं कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। लिखें? यस सर। अंडर इनकम टैक्स एक्ट, कॉमा, डेप्रिसिएशन shall not accrue or arise on day to day basis. It shall
accrue or arise at the End of financial year. end of financial year. That too, वो भी कब? That too, TOO वाला, वो भी कब मिलेगा? जब ऐसे पोजीशन में होगी. When asset is in पोजीशन. possession. तो प्रपोर्शनेट डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा बेटा इन्होंने, तो सैप्पा ही खत्म कर दिया. तेरा बार बार अकाउंट से क्यों कंपेयर कर रहे हो? वो वहाँ कहानी अलग चल रही होती है, यहाँ अलग चल रही होती है. बच्चा या तो मुझे दुखी करेगा या अकाउंट्स वाले टीचर को दुखी करेगा, तो इसलिए मैं दोनों इकट्ठे लेके चल रहा हूँ कि आपको टेंशन ना हो. अकाउंट्स का मतलब कंपनी लॉ. कंपनी लॉ में आज भी प्रपोर्शनेट करते हैं हम नंबर ऑफ डेज. यस सर. एक बात बताओ, क्या दो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं क्या? इनकम टैक्स की अलग, कंपनी लॉ की अलग? हाँ, पता होगा. Yes, No, sir. sir. दो बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं, कंपनी लॉ के अलग बनते हैं, इनकम टैक्स के अलग बनते हैं. Yes, sir. और सर अगर Unnecessary हमने की जैसे कहानियां हैं. इनकम टैक्स वाला रिकॉग्नाइज कर दो, कंपनी लॉ में स्यापे ही खत्म हो जाए, आधे से आधा प्रेशर खत्म हो जाए. हाँ सर सही कह रहे हो. इनकम टैक्स बड़ा सिंप्लीफाइड है, इसको फॉलो कर लेना चाहिए. पता नहीं कंपनी लॉ की कहानी अलग चल रही होती है. सिंगल शिफ्ट का रेट अलग, डबल शिफ्ट का अलग, ट्रिपल शिफ्ट का अलग. इनकम टैक्स से चपेट पड़ेगी. कौन जाके चेक करेगा कितनी शिफ्ट में काम चल रहा है? सीधा रेट बता दिया, 15%, 10%, जो भी है, ना कम होगा ना ज्यादा होगा. तो इसका क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? इस लाइन का क्रक्स क्या निकल के आ रहा है? अगर ड्यूरिंग द ईयर एसेट बेच दी तो नो डेप्रिसिएशन. एसेट सोल्ड आउट ड्यूरिंग द ईयर तो क्या होगा? बोलो. नो shall have no relevance. नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड. आंसर चपेट पड़ेगी, कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. ये क्रक्स आज की व्हाट्सएप डीपी पे नजर आना चाहिए. मैं चेक करूंगा सब बच्चों की. अब एक दिक्कत दिखाता हूं आपको. लो इतना सुंदर बनाया, ये चार्टर्ड चोर नालायक इसमें लूप होल निकाल देते हैं. क्यों सर? अभी दिखाता हूं. इनकम टैक्स ने तो अपना काम आसान कर लिया यार, ये कौन कैलकुलेशन करे, पागल हो जाएंगे. आप प्रैक्टिकल सोचो ना बेटा. कोई बड़ी कंपनी आईसीआईसीआई को दिमाग में लो. एक तो उसकी हजारों तो ब्रांच है ना, लाइक की एसबीआई, आईसीआईसीआई की, और कितना उसकी बेटा एसेट होंगी जो खरीद बेचता रहता होगा. वो तो पागल हो जाएगा इनकम टैक्स तो. यस सर. तो लो तो ये बनाया. पहले तो इसी को समझाता हूं डायग्राम फॉर्म में. ये 1 अप्रैल आप लिख रहे हैं, आपके सिलेबस में 20-21 है ना. हाँ जी सर. ये 31 मार्च. चलो जी, इसी दिन एसेट परचेज कर ली स्टार्टिंग में ही. केस ए 3 महीने के बाद बेच दी. केस बी 6 महीने के बाद बेच दी. 6 महीने क्या होंगे? ये बेची है सब. 1 अप्रैल को खरीदी, 30 जून को बेची, 30 सितंबर को बेची, या जनवरी लूं? ले लो सर. 31 जनवरी 2021 को बेची. कुछ भी ले ले बेटा, कॉन्सेप्ट है कि आपको लगेगा मैं रट के आया हुआ हूं. मैं कह रहा हूं इसी दिन बेच दी. लो बोलो, पहले वाले केस में बताओ डेप्रिसिएशन मिलेगा 3 महीने का? नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इससे सोल्ड आउट हो गई ना. बस इनकम टैक्स कहता है भाई इतना टाइम नहीं, हम सोए हुए हैं. 31 मार्च को हमारे पास आना, असेट है तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, अदरवाइज डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. पागल हो जाएंगे हम तो निकालते. इस वाले केस में नो डेप्रिसिएशन. अंडर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन शैल नॉट एक्रू और अराइज ऑन डे टू डे बेसिस. इस वाले केस में नो डेप्रिसिएशन. मान लो 31 मार्च को ही बेच दियो तो नहीं मिलेगा सर. तो भी नहीं मिलेगा. सर अगर परचेज ही फरवरी में की हो तो अभी रुक जा बेटा, अभी सेल का केस है. परचेज में तो दिक्कत बताऊंगा. आपके क्लिक कर गया कि क्या दिक्कत आती है. ये तो मैं सेल का केस ले रहा हूं, इसका उल्टा करूंगा ना जब दिक्कत पड़ेगी. सेल में कोई दिक्कत? नो सर. डिपार्टमेंट सोया हुआ है. ये डिपार्टमेंट है, इसको सुला दो. ये सो गया, सोया हुआ है बेटा. ये
तो फिर सर कब लगेगा डेप्रिसिएशन अगर यहाँ पे भी लगेगा इस केस में मिलेगा ही नहीं। मान लो अगर ब्लॉक में एक ही एसेट है, बेटर समझने के लिए, ब्लॉक में एक ही एसेट है, डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं। ओके सर। बढ़िया। यस सर। अब समस्या ये पड़ गई, अगला कॉन्सेप्ट ले रहा हूं। परचेज के केस में क्या हो, ये तो था सेल के केस में, सेल सिचुएशन मतलब व्हेन डेप्रिशिएबल एसेट इज सोल्ड आउट ड्यूरिंग द ईयर, पूरा लिख ले लो। व्हेन डेप्रिशिएबल एसेट इज सोल्ड आउट ड्यूरिंग द ईयर, लिख लिया? रुको सर, तो जल्दी लिखना लायक। बोलो सर, हो गया। अगला केस बनाओ, वो है इंपोर्टेंट, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है ऑफ द डे। परचेज ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट ड्यूरिंग द ईयर। कितने घंटे का है सर ये कॉन्सेप्ट? लगेगा 1.5-2 घंटे। ज्यादा नहीं, 2। हाँ सर, बस ऐसे ही होता है परचेज हमेशा। ऑफ, चुप रहे ना लायक, 5 मिनट पढ़ते नहीं त्राहिमाम। सर आपका 5 मिनट 5 घंटा हो रहा है। अभी तो क्लास शुरू करे कितने मिनट हुए हैं? 7-8 मिनट तो दिखा रहा है। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर वो सेकंड्स देख रहे हो आप। क्या लिखा रहा अरे सामने ध्यान दे भाई, नारी शक्ति मातृ शक्ति, सामने ध्यान दो। ये 1 अप्रैल 2020, ये बोलना 31 मार्च 2021। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही दे देता हूं मैं। मुझे मेरी कार फ्राइडे को मिलनी है, आज 16 तारीख है, फ्राइडे को 20 पड़ेगी, क्या पड़ेगी मुझे नहीं पता, जो भी पड़ेगी। एक डेट वैसी ले ली मैंने, 20 फरवरी को एक असेट क्या कर ली, परचेज कर ली, यस सर। लेटर से 16 लाख की। क्या 31 मार्च को मेरे पोसेशन में है? हाँ जी सर। है? यस सर। बोलो। है सर। यस यस सर। में तो है यस सर। कार का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर याद हो, सर 15%। मोटर कार 15, दो थे ना, मोटर कार 15 और ओला उबर वालों के लिए 30। यस सर। अब समस्या समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? अब असेसी कह रहा है, इधर बात सुनो, मैं पूरा डेप्रिसिएशन लूंगा, 16 लाख का 15% कितना हो गया? 2,40,000। डिपार्टमेंट कह रहा है भले प्राणी चिल्लड़ से दिन यूज करिए, इतने से 30-40 दिन असेट यूज करिए और पूरे साल का डेप्रिसिएशन ले रहा है। हाँ करो। हाँ सर। यस सर। केवल 30 या 40 दिन असेट यूज करिए और पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है। असेसी कह रहा है तो मैं क्या करूं, आप ही के बनाए हुए कानून है, हम सोए हुए हैं, सोते रहो, मैं कौन सा जगाने आया हूं? मैं तो 31 मार्च को जगाने आया हूं। उठो 31 मार्च को और चेक करो मेरे पास असेट पोसेशन में है या नहीं है। असेट मेरे पास पोसेशन में है, चुपचाप मुझे 15% का डेप्रिसिएशन दो। और 15% कितना बन रहा है? 240। 240। ये बनाया था कुछ और सोच के, सेल के लिए बनाया था, वो गले की फांस फंस गई परचेज में कि सेल के केस में तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, हम सोए हुए हैं। तो बस ऐसे कह रहा है परचेज वाला तू सोया रहा भाई, तुझे हम उठाएंगे भी नहीं, हम 31 मार्च को ही उठाएंगे और उस टाइम तू चेक कर कि असेट पोसेशन में है या नहीं है। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या 31 मार्च को असेट पोसेशन में है सर। हाँ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम ज्यादा होते नहीं कंपनी लोग की तरह, प्रपोर्शनेट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। यस सर। इनकम टैक्स में प्रपोर्शन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 16 × 15% 2,40,000 का डेप्रिसिएशन मिलेगा। और मजेदार बात तो ये है, 20 फरवरी की जगह 20 मार्च कर दो, तब भी मिलेगा। अरे तब भी मिलेगा भाई, कि 20 फरवरी की जगह क्या कर दो, 20 मार्च कर दो। और मजे की बात तो ये है 31 मार्च कर एक दो, दिन पहले। बढ़िया बात है। 31 मार्च कर दो। असेट पोसेशन में होनी चाहिए तो बेटा उस दिन का पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हाहाकार मचा, ये क्या कानून बन गया? हमने तो कानून बनाया प्रपोर्शनेट नहीं मिलेगा, हम तो सेल को रोकना चाह रहे थे। ये परचेज के केस में क्या पड़ गया? उल्टा पड़ गया। परचेज के केस में कहानी क्या पड़ गई? उल्टी पड़ गई। नालायकों ने फिर क्या लो बनाया, ध्यान से सुनना। सेल के केस में तो वही है, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। परचेज के केस में बनाया पुट टू यूज, देखो कितने दिन हुआ है,
परचेज, देखो कितने सियाने हैं लो बेटा, इसको बोलते हैं रेवेन्यू बाइस। लो चंट चालू षड्यंत्रकारी है, चालूस है, Revenue चालूस। bias। हिंदी में बेटा रेवेन्यू बाइस, इंग्लिश में लो चंट चालू षड्यंत्रकारी है। रुको पहले लो तो समझा दूं क्या है। लो सेज परचेज के केस में ठहर जाना, चेक करना पीरियड ऑफ यूज कितना है। अगर पुट टू यूज 180 दिन से कम है, अगर पुट टू यूज 180 दिन से कम है तो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन हाफ कर देना, 15 का हाफ, कितना? 7.5। नंबर ऑफ डेज में तो प्रपोर्शनेट अब भी नहीं करा, क्योंकि प्रपोर्शनेट तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बस अभी कंडीशन क्या लगा दी, सेल के केस में नो डेप्रिसिएशन, परचेज के केस में क्या चेक करो, 180 पुट टू यूज। 180 days. पुट टू यूज अगर ऐसे भी कर 180 देते दिन से कम है, पुट टू यूज अगर 180 दिन से कम है तो हाफ होगा। उल्टा बोलो, 180 दिन या उससे ज्यादा है तो फुल पूरा होएगा। लगेगा। नॉर्मल। डबल भी मत कर देना, कहीं 15 का 30 कर दो, Yes, sir, नहीं होगा। ऐसे भी हीरे हैं, मुझे पता है ना बेटा। 180 दिन से कम है तो हाफ, और सर शायद बताना भूल गए होंगे 180 दिन या उससे ज्यादा होगा तो हम डबल कर देते हैं, हमारा भी तो फर्ज बनता है, डबल नहीं नॉर्मल। नहीं आ रहा समझ में? आ गया सर। आगे सर 15% पक्का? लेंगे। समझ आ Yes, गया sir. सर। Yes, पक्का सब पक्का? सब कैसे समझ पक्का आ पक्का? गया सर। Yes, इससे पक्का पक्का पक्का। कोई हेडिंग डालो, ये इतना सिंपल नहीं है जितना नजर आ रहा है, इसमें 1-2 पॉइंट और हैं, इसको मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूं। हमने पिछले कॉन्सेप्ट का क्या नाम दिया था? इसका नाम कॉन्सेप्ट क्या नंबर था? 1, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नंबर नंबर 1। 1 था ना? How to form the block and ये सब। चुप चुप उधर ना लायक। कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिख, दुष्ट। तुम्हें मैंने पहले भी बताया था ना, एक मूवी आई थी सदमा। Yes, sir. नहीं बताया सर। अब हमें नालायक। लगने वाला है सर ये पेपर देख के टैक्स का सदमा ही चलो लगेगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 नहीं, सदमा मूवी में ये था बेटा, श्रीदेवी और कमल हसन थे, उसमें श्रीदेवी पागल होती है, Yes. कमल हसन डॉक्टर होता है, उसका इलाज कर रहा होता है, और फिर जब आखिरी में होता है ना इलाज करते करते, आखिरी में कमल हसन पागल हो जाता है, श्रीदेवी ठीक हो जाती है। तो मेरे साथ मुझे ये नजर आ रहा है बेटा, आपके अगर साथ मैं यही आवाज होने दूंगा, वाला है। ऐसा नहीं तुम टेक होगा। सीख जाओगे और मैं तुम्हारे लेवल पे आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होने देंगे हम। मजा आएगा। हाफ रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, इसके बिना पीजीबीपी अधूरा है, और पीजीबीपी के बिना सिलेबस अधूरा है, तो ये पक्का मिलेगा एग्जाम में। बोलूं? यस 3 बार बोलूंगा, उसके बावजूद भी आपके समझ में नहीं आएगा। अगर असेट खरीदना एंड पुट टू यूज होना, एक तो ये दोनों सेम ईयर में होना चाहिए, खरीदना और पुट टू यूज होना सेम ईयर में होना चाहिए, एंड पुट टू यूज 180 दिन से कम होना चाहिए, तो हाफ होता है। इसके अलावा कितने मर्जी केस बने, नॉर्मल। रिपीट करो मन मन में, असेट का खरीदना एंड पुट टू यूज होना, एक तो ये दोनों समस्याएं क्या होनी चाहिए, सेम ईयर में, साल में। ये दोनों समस्याएं सेम फाइनेंशियल ईयर में होनी चाहिए, एंड पुट टू यूज क्या होना चाहिए बेटा, 180 दिन से कम, लेस देन 180 डेज है, 180 डेज और लेस नहीं है, 180 दिन से कम, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाफ होगा, अदरवाइज नॉर्मल। नॉर्मल। दोबारा बोलना, मैंने क्या बोला है पहले आप बोलो, आप बोलो बेटा, अगर 180 days से कम है पूरा बोल, जो लाइन मैंने बोली थी बेटा वैसे बोल। सर, अगर एसेट अगर एक्वायर ready- हुई है और पुट टू यूज भी उसी ईयर में हुई है और लेस देन 180 धीरे डेज धीरे है। धीरे धीरे, नहीं इकट्ठा जोड़ रही है बेटा तू। पहले तो देखो असेट खरीदी कब है, Date of 2021 में खरीदी है, मेरे को बोलने दो। अब ये चेक करो ये पुट टू यूज कब हुई है, सर पुट टू यूज भी 2021 में ही हुई है, खरीदी भी 2021 में, पुट टू यूज भी 2021 में ही, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। यस सर। सेकेंड कंडीशन क्या है, एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, ये दोनों पॉइंट अगर सेटिस्फाइड होंगे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाफ होता है। इसके अलावा कितने मर्जी केस बनते रहे, नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। लिखवाऊं? यस देख लो सर, आ गया तीसरी बारी से पहले समझ में। वेयर, अभी क्वेश्चन बनाऊंगा जब पता चलेगा, वेयर asset is purchased and put to use in सेम सेम ईयर। सेम फाइनेंशियल ईयर, बोलना लायक नहीं, वो कैलेंडर ईयर भी हो जाएगा।
एंड पुट टू यूज इन सेम फाइनेंशियल ईयर, खरीदना एंड पुट टू यूज होना किसमें होना चाहिए? सेम फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर। एंड है और नहीं है, एंड क्या? 180 Put to days। use less than 180 days. तो क्या होगा? Rate of depreciation तो half रेट हो ऑफ जाएगा। डेप्रिसिएशन हाफ हो Then- जाएगा। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन शैल बी Reduce. reduced to half, या सीधा हाफ लिख दो। Then rate of depreciation shall be reduced to half. Rate of depreciation shall be reduced to half. Rate of depreciation shall be reduced to half. इसके अलावा कितने मर्जी परमुटेशन कम्बिनेशन बन जाएं, बता सकते हो? नॉर्मल चलेगा सर। नॉर्मल। इसके अलावा कितने मर्जी परमुटेशन कम्बिनेशन बने, नॉर्मल। पूछूं? पूछो सर। परचेज करी प्रीवियस ईयर 19-20 में, परचेज करी 19-20 में, परचेज करी असेट 19-20 में, पुट टू यूज करी 20-21 में, केवल बेटा 40 डेज के लिए। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन बताओ। Normal sir. परचेज करी 19-20 में, पर Yes, पुट टू sir. यूज हुई 20-21 में, केवल पूरा 40 डेज के लिए। नॉर्मल केस है। सर नहीं लगेगा। नॉर्मल बोलो नॉर्मल या हाफ? नॉर्मल। आंसर इज नॉर्मल। हाफ कब होती है? जब हाँ। पुट टू यूज और परचेज Same खरीदना financial और year। पुट टू यूज होना सेम ईयर में होता सेम तो हाफ होता ना बेटा। यस खरीदना और पुट टू यूज सेम ईयर में होता तो हाफ होता, अदरवाइज तो नॉर्मल है। यस सर। ठीक, एक Yes, छोटा sir. सा एग्जाम्पल फिर मैं वाइंड अप करूंगा। एग्जाम्पल 1 हुआ था ना अभी तक खाली। हाँ जी सर। एग्जाम्पल 2, इसको कॉलम फॉर्म में लो। खरीदा कब, डेट ऑफ परचेज। पुट टू यूज कब करा, डेट ऑफ पुट टू यूज। डेट ऑफ पुट टू यूज। और तीसरा रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, हाफ हो या नॉर्मल हो। सर डेज का कॉलम भी बनना चाहिए। हाँ जी बेटा, डेज का कॉलम भी तो बनेगा। डेज आप मन मन में कंप्यूट कर लेना। मन मन में नहीं कर पाओगे तो एक बना देता हूँ, चलो। नहीं सर कर लेंगे, नहीं अब तो मैं बनाऊंगा। बना सर मुझे वो वाला एग्जाम्पल समझ नहीं आया जो भी आपने बोला था। अभी समझ में आएगा, एक बार लिखना लायक। पुट टू यूज पीरियड इन करंट ईयर, और आखिरी में फिर आंसर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या हो। एक मैं करा रहा हूं, बाकी आप करेंगे। ओके सर। बनाए 4 कॉलम, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ पुट टू यूज पीरियड इन करंट ईयर, और आखिरी आंसर है रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। हो गया सर। लिखो। यस सर। परचेज करा 1 जुलाई 2020 को, पुट टू यूज करा 14 अगस्त 2020 को। एग्जाम में बस ये 2 इंफॉर्मेशन मिलेंगी, उससे आपको दिमाग लगाना है। तो पहला क्वेश्चन मेरा, ये कौन सा साल है, इसको एग्जाम में ही लिख लेना। 2021। यस सर। ये कौन सा साल है? Basic. तो पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। Yes sir. कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो अब ये सर। कितने टाइम यूज हुई है करंट ईयर में? करंट One ईयर में days 14 अगस्त से ज्यादा। यूज होनी शुरू हो गई ना। यस सर। 14 अगस्त से कहां तक यूज हुई है?
31st March 2021. करंट ईयर में यहाँ तक यूज हुई है ना? Yes, sir. Yes, क्या ये 180 से ज्यादा है? Yes. Yes, sir. यस, नॉर्मल नॉर्मल रेट लगेगा। हाफ कब होता? अगर 180 जब 180 जब से ये कम होता। 180 दिन से कम होता। ठीक है, चलूं आगे? यस सर। अब आप ट्राई करना। 1 जुलाई 2020, 15 सितंबर 2020। अब मैं लिख रहा हूं, आंसर आप देंगे इकट्ठे। 1 सितंबर 2020, 16 अक्टूबर 2020। पंद्रह सितंबर 2020, 15 फरवरी 2021, 1 जनवरी 2021, 20 मार्च 2021, 1 जुलाई 2019, 1 फरवरी 2021। एक दिसंबर 2019, 15 जुलाई 2020। इतने में समझ में आ जाएगा बेटा। किस किस केस में हाफ करना है, किस केस में नॉर्मल, देख के बताओ। हो गया सर। दोबारा करना लायक, इतना जल्दी कैसे कर दिया? हो गया सर। हो गया गया सर। सर। easy है। डन हो मेरे गया साथ सर। चलो फिर, हो गया तो, या भी बाकी ट्राई कर रहे हैं? एक जुलाई 2020, पहले तो ईयर देखो कौन सा है ये, 2020। और ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई, परचेज एंड पुट टू यूज सेम ईयर। अब Yes, दूसरी sir. कंडीशन क्या चेक करते हैं? 180 से ज्यादा। कितने टाइम यूज हुई है? 15 सितंबर 2020 से 31st March 2021। क्या ये 180 दिन से ज्यादा है? यस सर। यस सर। 180 दिन ही कंप्यूट नहीं होते होंगे। एक हिंट दूं? बताओ सर। 3 अक्टूबर या उसके बाद अगर पुट टू यूज होती है ना, 180 दिन से कम बैठते हैं। ओके सर। ठीक है सर। 3 अक्टूबर या उसके बाद पुट टू यूज होगी, 180 से कम बैठेंगे। चलो ये साल चेक करो। 2021। ये वाला 2021। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, सेम ईयर है। अब चेक करो पुट टू यूज, कम है। कम है। क्या 180 दिन से कम है? Yes. यस Yes, हाफ। अगला चेक करो, ये कौन सा साल है? 21। ये 21। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। यस सर। दूसरी चेक करो, क्या 180 दिन से कम बन रहा है? Yes. यस हाँ। सर। नंबर ऑफ डेज में प्रोपोर्शनल मत करने बैठ जाना, हाफ। नंबर ऑफ डेज का कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है, या तो 15 या उसका हाफ 7.5। 15 मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ, या तो नॉर्मल या उसका हाफ। ये कौन सा साल है? 2021। 2021। बेटा माइक को म्यूट करो ये। ठीक है, अब पुट टू यूज 20 मार्च 21 से 31 मार्च
21, हाफ 180 दिन से कम है, हाफ। अब अगला प्लीज चेक करना। नॉर्मल 19 खरीदा 19-20, पुट टू यूज 20-21, पीरियड ऑफ यूज चेक ही नहीं करते, चेक ही नहीं करना ये कुछ भी, नॉर्मल ऑलवेज नॉर्मल, चेक ही नहीं करते, ठीक है ना। Yes, sir. ऐसी ये 19-20, ये नॉर्मल नॉर्मल 20-21 चेक ही मत करना, ऑलवेज नॉर्मल नॉर्मल। तो आज थ्योरेटिकल 2 कॉन्सेप्ट हो गए। एक हो गया पहला कॉन्सेप्ट हाउ टू फॉर्म द ब्लॉक, और दूसरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इनके प्रैक्टिकल बेटा नेक्स्ट क्लास में लूंगा मैं, ठीक है। यस सर। Okay, sir. थैंक यू सो मच सर तो आज के लिए इतना बेटा, ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे टुडे।